हेलो दोस्तों, आज हम लोग बॉन्ड यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट्स पर बात करेंगे। इसके पहले वाले सेशन में हमने बॉन्ड के बारे में बात की थी और हमने देखा था कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो हमारा लास्ट डिस्कशन जो था उसका शॉर्ट रिकैप अगर हम ये करें तो बॉन्ड वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिस पर यहाँ पर एक फेस वैल्यू या पार वैल्यू लिखी होती है जो आपको मैच्योरिटी पर मिलती है। मान लीजिए 100 रुपये लिखा है तो ये इसकी पार वैल्यू है। अगर यहाँ पर 10% लिखा है तो ये इसका कूपन है और यहाँ पे इसकी डेट लिखी है, टाइम लिखा है मैच्योरिटी का 5 ईयर। तो 5 साल तक की टाइम लाइन पर 1, 2, 3, 4 और 5। तो पहले साल 100 का 10% आपको कूपन मिलेगा 10 रुपये, यहाँ भी 10 रुपये, यहाँ भी 10 रुपये, यहाँ पे भी 10 रुपये, यहाँ पे भी 10 रुपये। और जो मैच्योरिटी है उसमें 10 रुपये के अलावा जो पार वैल्यू थी या फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़ की, वो भी वापस मिल जाती है। तो इस तरह से हमने देखा था कि जो बॉन्ड्स हैं वो एक तरीके से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन ये हमेशा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं इनकम के। वो बात हमने पिछले सेशन में ख़त्म की थी। तो आज हम बात उसके आगे से शुरू करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको अगर 2 टुकड़े में करते तो फिर वो उसकी पूरी जो इंटीग्रिटी है वो ख़त्म हो जाती। तो उसको एक साथ में ही कर रहे हैं और हम देखेंगे कि कैसे कहाँ पे किस स्थिति में ये फिक्स्ड इनकम नहीं होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो उसकी मैच्योरिटी की डेट है, मैच्योरिटी की एक डेट जो है, जैसे मान लीजिए कि 5 साल के लिए है बॉन्ड, अगर आप उसको उसके पहले सेल करते हैं देन दे आर नॉट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, देन दे आर नॉट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। व्हेन बॉन्ड्स आर नॉट अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, the resale value of bond is unpredictable if the bond is sold early than the maturity date। वही बात है कि अगर maturity date के पहले आप उसको सेल करते हैं ओपन मार्केट में, तब उससे आपको क्या रेट्स मिलेंगे उसके, ये अनप्रिडिक्टेबल है। तो दैट बॉन्ड बिहेव्स मोर और लेस लाइक स्टॉक्स। व्हेन वी टॉक अबाउट बॉन्ड्स वी डू नॉट टॉक अबाउट देम इन टर्म्स ऑफ प्राइस। यस, जैसे कोई बॉन्ड है और वो बॉन्ड मान लीजिए कि उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसका कंपैरिजन, मान लीजिए कि किसी कंपनी ए का बॉन्ड है ये, और ये बॉन्ड किसी कंपनी बी का है या गवर्नमेंट का है ना। और इसमें मान लीजिए कि यहाँ पर 100 की जगह, ये मान लीजिए कि 100 की जगह ये आपका 500 का है, ये बी है, दोनों का कूपन रेट 10 है। तो हम 500 का बॉन्ड इसकी कंपैरिजन 100 के कंपैरिजन से ऐसे नहीं करते हैं। हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, जो फंडा यूज़ करते हैं, कंसेप्ट यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, वो है यील्ड। इंस्टेड वी टॉक अबाउट द रिटर्न्स एंड द एनुअल रिटर्न ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड यील्ड। द यील्ड ऑफ अ बॉन्ड इज द एनुअल रिटर्न दैट द बॉन्ड प्रोमिसेस टू पे इफ द बॉन्ड होल्डर कीप्स द बॉन्ड अंटिल मैच्योरिटी। तो जैसे कोई कंपनी है या कोई कॉरपोरेशन है या कोई गवर्नमेंट है या कोई सॉवरेन एंटिटी, मान लीजिए कोई भी है, उसने एक बॉन्ड इशू किया, जिसका बॉन्ड को इशू करते समय, यहाँ पे मैं मैच्योरिटी लिख देता हूँ 5 ईयर्स, यहाँ पे मैंने मैच्योरिटी लिख दी 3 ईयर्स। तो इशू करते समय इसका कूपन रेट अगर 10% था तो इसका इनिशियल यील्ड है ये। इसी तरह से इसका भी इनिशियल यील्ड है ये। लेकिन ये यील्ड जो है वो इसको जारी करते समय का है, जब इसको इशू किया गया है। इतने % से ये हर पेमेंट जो टाइम शेड्यूल है उस पर पेमेंट देता रहेगा। लेकिन ये इसके आगे भी बात है, अगर ये तब है जब इंटरेस्ट रेट्स आर
कांस्टेंट। अगर इंटरेस्ट रेट्स गवर्नमेंट चेंज कर दे या सेंट्रल बैंक चेंज कर दे तो सिनारियो बदल जाता है। तो अब इंटरेस्ट रेट पिक्चर में आएगा। एवरी बॉन्ड हैज अ स्लाइटली डिफरेंट फीचर। वही वाली बात है कि बोरोवर अलग होते हैं, डिफरेंट मैच्योरिटीज होती है, कूपन रेट अलग होते हैं, पार वैल्यू अलग होती है। तो हर जो बॉन्ड है वो डिफरेंट है। तो उसका कंपैरिजन करने के लिए हमको कोई ऐसा पैरामीटर चाहिए जिस पर सब चीज़ें आकर प्राइस्ड इन हो जाए, और उसको हम बोलते हैं यील्ड। यील्ड्स मेक फॉर एन इजी कंपैरिजन बिटवीन द बॉन्ड्स। वही वाली बात है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो पाता है इससे। द रीजन वाई फाइनेंशियर्स प्रेफर टू टॉक इन टर्म्स ऑफ यील्ड इज बिकॉज द कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ टू बॉन्ड्स इज नॉट स्ट्रेटफॉरवर्ड। वही वाली बात है कि आप उसको उसके बॉन्ड के प्राइस से उसको कंपेयर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने एक पैरामीटर चुना है यील्ड। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी ए है, उसका ईपीएस, और कंपनी बी है, उसका ईपीएस, तो शेयर के भाव अलग अलग है। तो इसका ईपीएस हो सकता है 5 रुपये हो, इसका हो सकता है 50 रुपये हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसका ईपीएस ज़्यादा है वो कंपनी अच्छी है। जिसका ईपीएस ज़्यादा परसेंट से ग्रो कर रहा है, अगर इसका इसका ईपीएस की ग्रोथ, इस वाली कंपनी में ईपीएस की ग्रोथ अगर 20% है, और अगर इसमें ईपीएस की ग्रोथ 10% है, तो ये वाली कंपनी अच्छी है, भले इसका अर्निंग पर शेयर कम हो। तो बात वही है कि जैसे यहाँ पर हम यील्ड, मतलब वहाँ पर हम जैसे ईपीएस का परसेंटेज देख रहे हैं, वैसे ही हम यहाँ पर यील्ड को लेते हैं। लॉन्ग स्टोरी कटिंग इनटू शॉर्ट। अब चलिए एग्जांपल लेते हैं। लेट्स कंसीडर द इशुएंस ऑफ बॉन्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर है जिसको बॉन्ड को इशू किया जा रहा है, तो ये बॉन्ड है। व्हेन द बॉन्ड इज फर्स्ट इशूड, द यील्ड ऑफ द बॉन्ड, the return it promises represents the interest rate that the investors demand in order to lend the money to borrower। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 10% है। एग्जाम्पल किसका लिया है? दिस मीन्स, इसको ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस मीन्स अगर गवर्नमेंट कोई बॉन्ड इशू करती है 5 साल का, तो ये 5 साल का बॉन्ड हो गया, 5 ईयर। 3.5% मान लीजिए कि उसने यील्ड रखा हुआ है। मान लीजिए 100 रुपये का है ये हमारा बॉन्ड। इंटरेस्ट रेट एट विच द, हाँ, तो अब ये कोई जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जो है, ये किसी कोई पर्सन है, उसको ये गवर्नमेंट ये बॉन्ड दे रही है। तो ये जो पर्सन है 3.5% पे 100 रुपये इसको फ्यूचर में मिलेंगे। मान लीजिए कि ये 70 रुपये में या 90 रुपये इसकी वैल्यू है, तो 90 रुपये में इसको खरीदने के लिए वो तैयार है 5 साल के लिए। तो ये पैसे दे रहा है इधर, और इसको इधर ही गवर्नमेंट जो है इसको इधर बॉन्ड दे रही है। तो बेसिकली ये जो है बंदा, ये बोरोवर है, ये लेंडर है, और गवर्नमेंट जो है वो बोरो कर रही है। एन इन्वेस्टर कुड होल्ड द बॉन्ड एंड अर्न 3.5% एनुअल अंटिल इट मैच्योर्स। अब इसके पास क्या है ऑप्शंस, कि ये इस बॉन्ड को ले ले और एनुअली 3.5% 5 ईयर्स तक, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसको 3.5 रुपये मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ मिलेंगे, और यहाँ पर इसको वापस अपना जो पार वैल्यू लिखी हुई है 100 रुपये, ये भी मिल जाएगी। एक ऑप्शन तो इसके पास ये है। और इफ ही डिसाइडेड टू सेल द बॉन्ड, द इन्वेस्टर वुड नोटिस दैट द इंटरेस्ट रेट एट विच द गवर्नमेंट कैन बोरो चेंजेस ओवर टाइम। तो अगर मान लो कि वो मार्केट में उसको बेचने जाएगा, तो वो रियलाइज करेगा कि गवर्नमेंट का इस समय जो लेंडिंग का रेट है वो चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि इस समय इन्वायरमेंट में ही इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है उसने रेट्स को चेंज कर दिया है। इंटरेस्ट रेट्स रिफ्लेक्ट द प्राइस ऑफ मनी एट विच द बोरोवर्स एंड लेंडर्स एग्री टू डू द बिजनेस। ये बात हम लोग मानते ही हैं। टुडे फॉर इंस्टेंस द हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो से इस समय चल रहा है दुनिया में। इस समय फेड ने क्या कर रखा है यूएस में, इंटरेस्ट रेट्स हाइक। तो ये इस समय यूएस फेड ने रेट बढ़ा रखे हैं, मान लीजिए कि 4% है। तो अब अगर पिछले महीने 3.5% पे वहां पर कोई बॉन्ड उन्होंने जारी किया था, तो आज जो गवर्नमेंट को कोई भी बंदा 3.5% पे लैंड करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि रेट्स बढ़ गए हैं। तो वो कहेगा यार जब बाहर मार्केट में मेरे को 4% मिल रहा है, तो मैं सरकार को 3.5% में पैसे क्यों दूं। Circumstances have changed and the investors now have different anticipation about the future। तो जो पिछला वाला बॉन्ड था हमारा, ये वाला जिसमें 100 रुपये का बॉन्ड था, पार वैल्यू
ये 5 साल था और 3.5% था। तो सवाल ये कि क्या इसको आप खरीदेंगे? दे दे वुडेंट लेंड अनलेस द गवर्नमेंट पेड अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%, क्योंकि अब तो 4% मिल रहा है, तो हम 3.5% पे अपना पैसा क्यों दें भाई? अब हम अब 3.5 मतलब हमको जब अगर बाहर मार्केट में हाई कूपन रेट मिल रहा है 4% का, ज़माना बदल गया और इंटरेस्ट रेट हाइक हो गए, तो हम क्यों दें 3.5 पे? तो हम इसको तो चेंज कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ये मार्केट में सस्ते पे बिकने लगेगा, 100 के बजाय 90 पे, 80 पे, 70 पे। मतलब इस टाइप का कुछ इसका इसी का भाव गिर जाएगा ओपन मार्केट में, और लोग कहेंगे यार 90 रुपीज़ में ही इसका हम मानेंगे, क्योंकि इसमें तो 3.5% मिलना है। तो ओपन मार्केट में कोई बंदा अगर इसको पैनिक में सेल करने जाएगा कि उसको जरूरत है पैसे की, तो भले उसको मेच्योरिटी के टाइम पर 100 रुपये मिल रहे थे, बट अगर वो आज जाएगा तो उसको 100 से कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 3.5% में उसने ये बॉन्ड खरीदा था, लेकिन आज इंटरेस्ट रेट सिनारियो में इंटरेस्ट रेट हो गया है 4%। तो आपको आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब अगला क्वेश्चन है, डज दिस न्यू, ये क्वेश्चन हमने सेटल किया। यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन सेटल किया? हमने ये सेटल की है कि अगर कोई बंदा 3.5% में कोई पुराना बॉन्ड है, उसमें गवर्नमेंट को पैसा लेंड करता है, लेकिन अगर 4% हो जाए इंटरेस्ट रेट सिनारियो मार्केट में गवर्नमेंट के नए बॉन्ड्स में, तो जो 3.5% वाला बॉन्ड था, अगर वो 100 रुपए की उसकी रिडेम्पशन मैच्योरिटी वैल्यू थी, तो वो घट के 90 हो जाएगी, या और मतलब 90 मतलब एग्जाम्पल है 80 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। यहाँ पे हमने ये चीज सेटल कर दी। अब अगला क्वेश्चन, डज दिस न्यू बॉन्ड एट 4%, जो नया बॉन्ड अब सरकार ने जारी किया इस महीने, पहले वाला जारी किया था 3.5% पे, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट सिनारियो आ गया 4% का, तो सरकार अब जारी करेगी 4% पे। तो अब क्या ये 4% वाला जो कूपन है हमारा, जो नए बॉन्ड का, वो पुराने बॉन्ड को इम्पैक्ट करेगा? क्वेश्चन ये है कि जो पुराना बॉन्ड 3.5 पे था उसको इम्पैक्ट करेगा? तो उसी का जवाब है, द आंसर लाइज इन द क्वेश्चन, वुड यू स्टिल वांट टू बाय एन ओल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड विद अ कूपन रेट ऑफ 3.5% एट 100 रुपीज? नो। वही जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। If you could get an uncomparable brand new government bond with a coupon rate of 4% for the same period, अगर तुमको अभी 4% में हमको मिलने लगे, तो हम 4% वाले को लेंड करेंगे। द आंसर इज नो, everyone would prefer the bond with the higher return. That's why the price of the 3.5% coupon bond would need to drop. वही वाली बात कि वो 100 के बजाय अब ड्रॉप करके 90, 80, 87.5 ऐसे कुछ में बिकेगा। तो ये बात हमने देखी कि अब ये फिक्स्ड इनकम नहीं रहा, जो 100 रुपये का 100 रुपये हमको मिलना था। तो अगर आप अपनी मेच्योरिटी के पहले उस बॉन्ड को सेल करने जाते हो, तो बॉन्ड्स डू नॉट बिहेव लाइक अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, बट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स चेंज डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया होगा तो बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा। इसका उल्टा हो जाए, अगर इंटरेस्ट रेट 3.5 के बजाय 3 हो गया होता, तो बॉन्ड 100 के बजाय 110 रुपये में बिक रहा होता, इसमें फायदा हो रहा होता। It is rational that the price of 3.5% bond would need to adjust enough to make investors indifferent between buying the old 3.5% coupon bond. ये वही वाली बात को दूसरी बार में थोड़ा और eloquently लिख दिया है। That's why bond prices fluctuate and a bond offers a predictable return only if an investor holds the bond to its maturity. अगर आप उसको उसकी maturity तक hold करेंगे, तो बॉन्ड विल बिहेव लाइक अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, और अगर आप उसको बीच में बेच देंगे तब नहीं। इन बिटवीन द डेट ऑफ परचेज एंड द मैच्योरिटी, मार्केट कंडीशंस विल अफेक्ट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले जाएंगे तो बॉन्ड का भाव नीचे चला आएगा, जो हमने देखा जब वो 3.5 से 4 हो गया था तो भाव इसका 80-90 हो गया था, और जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ जाएंगे तो बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बॉन्ड के प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करते हैं? व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो अप, बॉन्ड प्राइसेस गो डाउन। तो याद है आपको, हम लोगों ने एक और सेशन किया था, उसमें हम लोगों ने लिखा था कि इंटरेस्ट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, रेट्स आर लाइक
ग्रेविटी फॉर स्टॉक प्राइजेस। स्टॉक प्राइजेस के लिए इंटरेस्ट रेट ग्रेविटी की तरह होते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तब स्टॉक का भाव गिर जाता है। यहाँ पे बॉन्ड के साथ भी वही हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स पर लाइक ग्रेविटी फॉर स्टॉक प्राइजेस एंड फॉर बॉन्ड प्राइजेस, दोनों के साथ सेम बिहेवियर है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो बॉन्ड का प्राइस भी नीचे आ जाएगा। उसका उल्टा कर दें, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो बॉन्ड के प्राइस ऊपर जाएंगे। हाउ अबाउट इफ अ बॉन्ड इन्वेस्टर हैड टू सेल द इन इमरजेंसी। वही वाली बात है, अगर इमरजेंसी में जाएगा वो उस ड्यूरेशन के अलावा, तो जो उस समय की प्रिवेलिंग कंडीशन है उसमें उसको बेचना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि इसमें फिर किसी एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। मतलब अगर हमको बॉन्ड लेना है, बॉन्ड में फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में हमको इन्वेस्ट करना है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ड्यूरेशन। कैसे? अ बॉन्ड इन्वेस्टर वुड नीड टू बी अवेयर ऑफ द समथिंग कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड ही टारगेट्स बिफोर द इन्वेस्ट। ड्यूरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉन्ड एंड अ की रिस्क मेजर। इस ड्यूरेशन से, जो हमने एक बॉन्ड लिया था, यहाँ 10% था, यहाँ 100 रुपीज़ था और यहाँ पे 5 ईयर था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 5 ईयर है। अभी देखते हैं कैसे। एवरी बॉन्ड हैज अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, जैसे यहाँ पे 5 ईयर है। ड्यूरेशन इज नो डाउट अ कंफ्यूजिंग टर्म। यस, यहाँ पे तो देख के लग रहा है सिंपल कि इसकी मेच्योरिटी डेट है, लेकिन ये सिंपल उसकी मेच्योरिटी डेट नहीं होती है। बॉन्ड का पूरा बिहेवियर ही उसकी मेच्योरिटी डेट से पता चलता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बॉन्ड्स, ड्यूरेशन इज समहाउ रिलेटेड टू हाउ लॉन्ग द मेच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड इज। यस, ये तो बात हो गई, डेफिनेशन में है। बट स्पेसिफिकली एंड क्वालिटेटिवली द टर्म ड्यूरेशन मेजर्स द काइंड ऑफ बॉन्ड सेंसिटिविटी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड सेंसिटिविटी। टीवीटी, बॉन्ड सेंसिटिविटी क्या है? अब जैसे इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल है बॉन्ड सेंसिटिविटी को। पर्सन ए ने पूछा, इफ आई आस्क यू टू लेंड मी $1,000 वुड यू एक्सेप्ट टू लेंड मी एट द सेम इंटरेस्ट रेट ओवर 5 years और ओवर 10 years। पर्सन ए ने पर्सन बी से पूछा कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम मुझे 10% पे ही 5 साल के लिए लेंड कर दो, पैसा उधार दे दो, और 10 साल के लिए भी 5% पे 10% पे ही दे दो। तो ऐसा कि तुम करोगे? तो बी ने क्या कहा, नो चांस, आई वुड नीड टू वेट फॉर एन एक्स्ट्रा 5 years फॉर यू टू रीपे मी। वो जो उसका कैपिटल अमाउंट है वो 5 साल और बाद मिलेगा। तो और उसका रिस्क बढ़ रहा है। पहले उसका पैसा मार्केट में 5 साल बाहर था, उसका पैसा मार्केट में 10 साल बाहर है। तो जब ड्यूरेशन लंबी होती जाएगी तो यील्ड बढ़ती जाएगी। मतलब 10 के बजाय 11, 12, 13% पे इसको लैंड करेगा। तो हायर द ड्यूरेशन, हायर द रिस्क, हायर विल बी द कूपन रेट ऑफ लेंडिंग। That is fair. Generally, the longer the investors lend money for, the higher interest rates borrower have to pay. The vertical axis read the yield and the horizontal axis read the maturity. अब हम ग्राफ पे आएंगे यील्ड कर्व पे। इसी से निकल के आता है हमारा कंसेप्ट यील्ड कर्व का। यील्ड कर्व का कंसेप्ट क्या है कि जितना लंबा ड्यूरेशन होता जाएगा उसमें ब्याज उतना ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो अब जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मेच्योरिटी है, ये है 0 years, ये है 5 years, ये है 10 years, ये है 20 years। 0 years के लिए ये है इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट है। 5 year के लिए यहाँ पे है, 10 years के लिए यहाँ पे है, 20 years के लिए यहाँ पे है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये हमारा यील्ड कर्व ऐसे जाता जाएगा। तो हमारा नॉर्मल यील्ड कर्व हमारा जब है तो बाद में होगा, एक और सेशन में देखेंगे कि इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या होता है, फ्लैट क्या होता है और कैसे रिसेशन को वो प्रेडिक्ट करता है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। बट हमारे यील्ड कर्व ऐसा होता है और इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है मैच्योरिटी की, वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। आई होप आपको ग्राफिकली ये क्लियर हो गया होगा। तो वहाँ से हमने कॉन्सेप्ट देखा ड्यूरेशन का, ड्यूरेशन हमने देखा और हमने देखा बॉन्ड सेंसिटिविटी। बॉन्ड सेंसिटिविटी क्या कहती है?
सेंसिटिविटी कि जितना लंबा ड्यूरेशन होगा बॉन्ड के, उसका जितना लंबा, जैसे ये वाला जो बॉन्ड है जिसका जिसका ड्यूरेशन 30 ईयर्स है, इंटरेस्ट रेट से के बढ़ने या घटने से इसके भाव में सबसे ज़्यादा चेंज होगा। आई रिपीट कि जितना ज़्यादा ड्यूरेशन पीरियड ज़्यादा होगा मैच्योरिटी का, उतना ज़्यादा ससेप्टेबल होगा ये, इसका इसका जो वैल्यू है मार्केट में उतना ज़्यादा ससेप्टेबल होगा इंटरेस्ट रेट से बढ़ने से भी और घटने से भी। और जो शॉर्ट टर्म के होंगे उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट का प्रभाव पड़ेगा बट कम पड़ेगा। इसको बोलते हैं बॉन्ड सेंसिटिविटी। अब हम आते हैं हायर यील्ड्स पे। यही वाली बात, ये जो हायर यील्ड्स, लंबे समय में हमको हायर यील्ड्स मिल रही हैं, अगर लंबे टेन्योर के लिए बॉन्ड ले रहे हैं तो यील्ड्स हायर मिल रही हैं। तो हायर यील्ड्स आर नॉट फ्री। हायर रिटर्न्स टेंड टू मीन दैट इन्वेस्टर्स आर टेकिंग ग्रेटर रिस्क। वही बात है कि अगर मेरा पैसा 5 साल मेरे घर के बाहर है और 10 साल मेरे घर के बाहर है, तो इफ द मनी इज आउटस्टैंडिंग फॉर 5 ईयर्स द रिस्क इज लेस, 10 ईयर्स में रिस्क इज मोर, 10 ईयर्स में रिस्क इज मोर। लॉन्गर बॉन्ड्स जनरली प्रॉमिस हायर इंटरेस्ट रेट्स क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है, बट द प्राइस फॉर लॉन्गर बॉन्ड्स आर ऑल्सो मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द यील्ड्स। वही बात जो मैंने बॉन्ड सेंसिटिविटी में बोला कि जितना लंबा ड्यूरेशन होगा इंटरेस्ट रेट्स के चलते उतनी ज़्यादा बॉन्ड के प्राइसेस में सेंसिटिविटी होगी। एंड द ड्यूरेशन मेजर्स हाउ सेंसिटिव द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इज टू अ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट्स दैट इन्वेस्टर्स रिक्वेस्ट टू लेंड। दैट्स वाई द इन्वेस्टर शुड टेक ड्यूरेशन इन टू अकाउंट। आई रिपीट कि अगर आप 5 ईयर का बॉन्ड बाई कर रहे हैं या आप 10 ईयर का बॉन्ड बाई कर रहे हैं, तो 10 ईयर के बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, चाहे वो बढ़ें चाहे वो घटें। और 5 साल के उसमें जो ड्यूरेशन का जो बॉन्ड होगा उसमें इंटरेस्ट रेट कम प्रभाव डालेंगे, चाहे वो घटें चाहे वो बढ़ें। लार्ज ड्यूरेशन ऑलवेज डजंट हेल्प द बॉन्ड होल्डर। यस, लार्ज ड्यूरेशन कब चाहिए हमको? जब हमको ये लग रहा है कि यहाँ से बॉन्ड के मतलब इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं। इफ इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू फॉल, जैसे कि सिनेरियो जो इस समय है, तब हम लॉन्ग ड्यूरेशन का लेंगे। जैसे इस समय अगर हम इस बात से कन्विंस हैं कि फेड अपना पीक कर चुका है और अब फेड पीक करने के बाद अब यहाँ से प्राइसेस गिराएगा, रेट कट आएंगे, तो ये टाइम है 30 ईयर इस तरह का बॉन्ड लेने का, लॉन्गर ड्यूरेशन का, जब आपको लगता है कि यहाँ से अब इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है। चलिए इसको पढ़ते हैं। A property of bonds is that longer bonds have longer durations, they are more sensitive to fluctuation in the yields, बता दिया। But it is not always a bad thing. Yes, the higher the duration of a bond, the faster the price of a bond rises when the interest rates are falling. So a large duration मेक्स अ बॉन्ड होल्डर रिचर व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप। ये वही जो मैंने बोला कि अगर आपको लगता है कि फेड उस जगह पर पहुंच गया है लेकर के यूएस इकोनॉमी को जहां पर वहां पे रेट्स पीक हो गए हैं और अब यहां से रेट्स नीचे आने की बारी है, तो लॉन्ग टर्म 30 ईयर्स 20 ईयर्स के बॉन्ड बाई करने का टाइम है इन्वेस्टर्स को, ये उनके फेवर में जाएंगे इस समय। बट द हायर ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड द फास्टर द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड फॉल्स व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स गो अप। लेकिन अगर इसके बाद फेड नहीं माना और उसने फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, तब लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड जो है वो नुकसान करते हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड हमको तब खरीदने चाहिए जब इंटरेस्ट रेट्स फ्यूचर में गिरने वाले हों, और शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड्स हमको तब खरीदने चाहिए जब फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हों। वी मस्ट कीप इट इन माइंड दैट बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ये वाली बात आ गई फिर से कि बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब ये ऊपर जाता है तो ये नीचे आते हैं। ये हमने बात पहले ही देख ली थी। आपको एक बार उसको देखना हो तो आप इस वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। तो ये बात हो गई। लार्ज ड्यूरेशन ऑलवेज डजंट हेल्प, बट इट हेल्प्स व्हेन द इंटरेस्ट रेट एट द पीक और वो उसका गिरने वाला। ओनिंग बॉन्ड्स विद अ लॉन्ग ड्यूरेशन मेक सेंस व्हेन वी एंटिसिपेट इंटरेस्ट रेट्स टू फॉल। ये भी मैंने वही वाली बात कही अभी कि अगर फेड अब रेट को गिराने वाला हो तो लॉन्ग ड्यूरेशन 30 ईयर्स का बॉन्ड लेना फायदेमंद है। Investing in bonds with short duration is safer when we might need to sell our bonds early or if we do not want to be exposed to a swift change in the interest rate. क्यों? क्योंकि अगर हम 1 ईयर का लेते हैं, 1 ईयर का बॉन्ड लेते हैं और इंटरेस्ट रेट चेंज होता है ऊपर या नीचे, तो उसका इस पर असर कम पड़ेगा एज कम्पेयर टू 30 ईयर्स वाले पे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक्सपोज ना हो हाई इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से, तो हमको छोटे लेने चाहिए। हमको जल्दी पैसा वापस चाहिए तब भी हमको छोटे लेने चाहिए। तो हमको शॉर्ट ड्यूरेशन तब 2 कंडीशंस में अच्छे लगेंगे,
when we need our money early first, or we want ourselves to be insulated from the fluctuating interest rate environment. अब आगे बात की 4% का 10 साल का बॉन्ड और 3.5% का 5 साल का बॉन्ड में से कौन अच्छा है। तो जैसे मैं आज की बात करूं तो मेरा अजम्पशन है कि फेड कर चुका है अपना काम। मेरे हिसाब से यूएस में इंटरेस्ट रेट्स जो हैं इस समय अपने पीक पे हैं, तो मैं चाहूँगा लंबा लेना, तो मैं ये लूँगा 4 ईयर का 4% का 10 ईयर का। तो मुझे बॉन्ड यील्ड भी मतलब कूपन रेट भी 4% मिल रहा है, तो मुझे हर साल अपने उस पर जो मैं मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज़ है या 100 रुपीज़ का मैंने लिया है मान लीजिए, तो अगर मुझे 4% तो 4 रुपये भी मुझे मिलेंगे हर साल। और क्योंकि मैं लॉन्ग ड्यूरेशन का ले रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू 5 वाले से, 10 साल का मेरा बॉन्ड है, तो मुझे आगे फॉलिंग इंटरेस्ट रेट में भी मुझे फ़ायदा मिलेगा। So it may not necessarily be a better idea to buy the 4% coupon yield the government bond compared to this always. वही वाली बात है, हमेशा अच्छा नहीं है, बट जैसे इस सिनारियो में अच्छा है। If you needed to sell your bond before maturity, then it would be open debate. Investors in the 10-year bond took twice as much as risk. इसमें इन्होंने रिस्क ज़्यादा लिया है, 5 साल में रिस्क जितना है 10 साल में उन्होंने कह रहा है कि उससे ज़्यादा डबल रिस्क लिया है, और इंटरेस्ट रेट कूपन रेट में फ़ायदा केवल 3.5 से 4 मिला है। तो अगर ये उल्टा हो जाता, मतलब इस समय अगर फ्लैट कर्व होता, हमें पता नहीं होता कि इंटरेस्ट रेट किधर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि 4% और 10 वाला बेटर है कि 3.5% और 5 वाला। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने बॉन्ड के बारे में देखा, बॉन्ड मार्केट के बारे में देखा, हमने देखा कि कैसे वो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हैं, कब कब वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमने देखा कि बॉन्ड सेंसिटिविटी क्या होती है, हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट के साथ बॉन्ड कैसे बिहेव करते हैं। तो अगर आप पिछले और इस वाले दोनों वीडियोस को साथ में देख लेंगे तो बॉन्ड और बॉन्ड मार्केट के बारे में आपको मोटा मोटा पूरा आइडिया हो जाएगा। और बहुत मेहनत से इस वीडियोस को बनाया है। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम फेड की बात करेंगे और हम फेड के कुछ डेटा निकालेंगे हिस्टोरिकल, जिससे आपको आजकल जो रोज़ बात होती है कि फेड ये कर रहा है, फेड वो कर रहा है, तो आपको उसमें पूरी क्लैरिटी आ जाए कि जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं कि निफ्टी किधर जाने वाला है, अगर फ्लक्चुएशंस आने वाले हैं, अगर वहाँ पर फेड कोई डिसीजन ले रहा है तो प्लीज़ आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू।